बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। डॉक्टर अंबेडकर अर्धनग्न, व्याकुल और उत्सुक स्त्री पुरुषों अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने उसे सरल, छोटे और ओजस्वी वाक्यों से आरंभ किया। अपनी आवाज में एक अनोखी उत्तेजना के साथ उन्होंने दापोली, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी, की स्थितियों का वर्णन किया और कहा कि वे उस स्थान की ओर आकर्षित हुए थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था तथा उसके आसपास के रमणीय प्राकृतिक दृश्य से ऐसे स्थान के लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने बचपन के दिन याद किए और कहा, एक समय ऐसा था जब हम, जिनकी अछूतों के रूप में निंदा की जाती है, उच्च वर्गों से भिन्न अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा में बहुत उन्नत थे, बहुत आगे थे। उस समय देश का यह भाग हमारे लोगों के कार्य और प्रभाव से स्पंदित हो रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अपने लोगों को बड़ी उत्सुकतापूर्वक एक संदेश दिया जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र की पहाड़ियों, घाटियों और गांवों में सुनाई दी। यह घोषित करते हुए कि विसैनीकरण उनके पतन के कारणों में से एक कारण था, उन्होंने कहा, सेना ने हमें अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सेना अधिकारियों के रूप में अपनी योग्यता, प्रज्ञासाहस और कुशाग्रता सिद्ध करने के अद्वितीय अवसर प्रदान किए। उन दिनों अछूत भी सैनिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक हो सकते थे और सैनिक शिविरों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत कारगर और हितकारी थी। उन्होंने आगे कहा, अंग्रेजों की ओर से उन अछूतों के लिए सेना के दरवाजे बंद करना, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में उस समय उनकी मदद की, जिस समय उनकी इंग्लैंड की सरकार नेपोलियन युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों की जकड़ में थी, विश्वासघात और धोखे से कम नहीं था। इसके बाद उन्होंने प्रेरक स्वर में कहा, जब तक हम शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते तब तक स्थायी उन्नति नहीं की जा सकती। हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से ठीक करना चाहिए और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अतः मैं अब आपसे यह चाहता हूं कि आप प्रतिज्ञा करें कि आप इस क्षण से सड़ागला मांस खाना छोड़ देंगे। समय आ गया है हम अपने मन से ऊंच नीच के विचार त्याग दें। अब फेंके हुए टुकड़ों को न खाने का संकल्प करें। हमारी आत्मोन्नति केवल तभी होगी जब हम स्वावलंबन सीख जाएंगे, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आत्मसम्मान पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अपने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने और शिक्षा पाने का महत्व बताया। महारों के प्रश्न पर उन्होंने यह कहकर उनके आत्मसम्मान की चिकोटी काटी कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकार को बेचना नितांत अपमानजनक है और उनसे भावुक होकर अनुरोध किया कि वे अपमानजनक, दास्तापूर्ण परंपराओं को छोड़ दें, अपने वतनों को त्याग दें और कृषि संबंधित कार्यों के लिए वन भूमि का पता लगाएं। अंत में उन्होंने हृदयस्पर्शी आवाज में कहा, यदि माता पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छी स्थिति में देखना नहीं चाहेंगे तो माता पिता और जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा। सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर संकल्प पारित किए गए। एक संकल्प के द्वारा सम्मेलन ने सवर्ण हिंदुओं से अनुरोध किया कि वे अछूतों को अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करें, उन्हें नौकरियों में लगाएं, अछूत छात्रों को खाना दें और अपने मृत जानवरों को स्वयं दफनाएं। अंत में सरकार से अनुरोध किया कि वह अछूतों को विशेष कानूनों के द्वारा सड़ागला मांस खाने से रोकें, मद्य निषेध लागू करके उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, दलित वर्गों के छात्रावासों को सहायता दें और स्थानीय निकायों को बोले संकल्प को जीवंत वास्तविकता बनाने हेतु आदेश दें और यदि आवश्यक हो
तो इसे लागू करने के लिए उनके स्थानों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाने की घोषणा करें। पहले दिन कुछ सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं ने, जिनमें स्थानीय और बाहरी दोनों लोग शामिल थे, दलित वर्गों के अधिकारों को न्यायसंगत ठहराते हुए भाषण दिए और उनको सहायता का आश्वासन दिया। विषय समिति ने, जिसकी बैठक उस रात हुई थी, सम्मेलन में उपस्थित उच्च वर्गों के नेताओं की राय जानकर यह निर्णय लिया कि सम्मेलन को एक निकाय के रूप में चौदार टैंक पर जाना चाहिए तथा दलित वर्गों के पानी लेने के अधिकार को स्थापित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। अगली सुबह सम्मेलन ने 2 सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे सवर्ण हिंदुओं के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों संबंधी संकल्प का समर्थन करें। उन दोनों ने अंतर्जातीय विवाह संबंधी खंड को छोड़कर संकल्प का समर्थन किया। महाद नगरपालिका, जिसने वर्ष 1924 में दलित वर्गों के लिए अपने टैंक खोल देने की घोषणा कर दी थी, के प्रस्ताव के अनुसरण में अब टैंक से पानी लेने और अछूतों के अधिकार को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रतिनिधियों ने टैंक से पानी लेने के अपने अधिकार का दावा करने हेतु चौदार टैंक के लिए एक समूह में शांतिपूर्वक मार्च शुरू किया। अब एक महत्वपूर्ण घटना, जिसका विस्तार बड़ा और परिणाम दूरगामी थे, घट रही थी। वह दास्ता विरोधी, जाति विरोधी थी। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि अछूत हिंदुओं की जागृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे, उस टैंक की ओर जा रहे थे जिससे तथाकथित स्पृश्य हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान और ईसाई पानी लेते थे, परंतु जिससे अछूत हिंदुओं को, जो कि हिंदू देवताओं की पूजा करते थे, जो युगों से उसी हिंदू धर्म को मानते रहे, उनके गले प्यास से सूखे रहने पर भी एक बूंद पानी नहीं लेने दिया जाता था। इस प्रकार अस्पृश्य अपने इतिहास में पहली बार अपने ही एक बड़े नेता के नेतृत्व में अपने अधिकारों का समर्थन करने हेतु मार्च कर रहे थे। उन सब ने अनुशासन, ऊर्जा और उत्साह दिखाया। यह मार्च धीरे धीरे महाद की गलियों में से गया और चौदार टैंक पर समाप्त हो गया। डॉक्टर अंबेडकर अब स्वयं टैंक के किनारे पर खड़े थे। शिक्षितों में शिक्षित, पृथ्वी पर किसी भी विद्वान आदमी के समकक्ष उच्च आकांक्षाओं वाला हिंदू फिर भी सार्वजनिक जल सरणी से पानी लेने में भी असमर्थ था अथवा अपनी जन्मभूमि और धर्मभूमि हिंदुस्तान में किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ने में असमर्थ था। वह अब अत्याचारियों के अहंकार को चुनौती दे रहा था, उन लोगों की नीचता की पोल खोल रहा था जो यह शेखी बधारते थे कि उनका धर्म जानवरों से भी सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता है, परंतु जो अपने ही सहधर्मियों से, बिल्लियों और कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने टैंक से पानी लिया और उसे पी लिया। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ ने उनका अनुसरण किया और अपने अधिकार का समर्थन किया। तत्पश्चात जुलूस वाले शांतिपूर्वक पंडाल में लौट गए। इस घटना के 2 घंटे बाद कुछ कुबुद्धि सवर्ण हिंदुओं ने झूठी अफवाह फैला दी कि अछूत भी वीरेश्वर हैं, मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस पर निम्न वर्गों की एक बड़ी भीड़ बांस के डंडे लिए गलियों के नुक्कड़ों पर एकत्र हो गई। सारा रूढ़िवादी महाड़ सशस्त्र खड़ा हो गया और सारा कस्बा एकदम उभरता हुआ जन समूह बन गया। उन्होंने कहा कि उनका धर्म खतरे में है और बड़ी विलक्षण बात है कि उन्होंने शोर मचाया कि उनके भगवान को भी अपवित्र किए जाने का खतरा है। इस अपमानजनक चुनौती से उनके दिल घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और उनके चेहरे क्रोध से तमतमाए हुए थे। अपने धर्म को गलत समझे जाने से हुए घोर अपमान और वीरेश्वर को मंदिर अपवित्र किए जाने के विचार से क्रुद्ध सवर्ण हिंदू तेजी से दलित वर्ग सम्मेलन के पंडाल में चले गए। उस समय बहुत से प्रतिनिधि छोटे छोटे समूहों में शहर में फैले हुए थे। कुछ पैकिंग कर रहे थे और कुछ अपने गांवों में जाने से पूर्व खाना खा रहे थे। अब तक अधिकांश प्रतिनिधि कस्बे को छोड़ चुके थे। उपद्रवी पंडाल में प्रतिनिधियों पर झपट पड़े, उनके खाने को मिट्टी में गिरा दिया, उनके बर्तनों को तड़ातड़ तोड़ने लगे और उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को उनके यह जाने बिना ही कि क्या हो गया बुरी तरह पीटा। पंडाल में पूरी अस्तव्यस्तता थी।
अब तक रूढ़िवादी अपना विवेक खो चुके थे। अब वे अपने होश खोने के लक्षण दिखाने लगे थे। अछूत बच्चे, महिलाएं और प्रतिनिधि जो महाद की गलियों में टहल रहे थे, इस घटना में अचानक मोड़ आ जाने से भयभीत थे। उनमें से रास्ता भटक गए व्यक्तियों को पीटा गया। उन्हें शरण के लिए दौड़कर मुसलमानों के घरों में जाना पड़ा। स्थानीय मामलतदार और पुलिस निरीक्षक, जो उपद्रवियों को रोकने में असफल रहे, इस मामले में शाम के 4 बजे यात्री बंगले में गए, जहां की सम्मेलन के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर और उनका दल ठहरा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकारियों से कहा, आप अन्य लोगों को नियंत्रित कीजिए, मैं अपने लोगों को नियंत्रित करूंगा। और कृपया माफ करना, वीडियो को बीच में रोकना पड़ा है। वीडियो अभी बाकी है। जरूर सूचना के लिए आपको होल्ड पे रखा हुआ है। जय भीम। अधिकारी जय भीम। आज मेरे बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हम रोज वीडियो आपको भेज रहे हैं, ये वीडियो इसलिए भेज रहे हैं कि आप लोग बहुजन समाज के लिए जिन जिन महावीरों ने संघर्ष किया है, हमें हक अधिकार देने के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन सभी लोगों के संघर्ष आप सुनिए, जानिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताइए, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। और हम फिर उसको पूजने लगते हैं जिसने हमारे लिए कुछ ना किया हो। ऐसा कहा जाता है कि भारत का बहुजन समाज एक ऐसी औलाद है जिसका कोई बाप नहीं है, एक अनाथ औलाद की तरह जिसने जिसे पाल लिया उसको वो मानने लगा। इसीलिए हमारे हक अधिकार के लिए कौन लड़े हैं, किसने हमें अधिकार दिला है, कौन कौन हमारे संघर्ष के अंदर शामिल थे, सभी के वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। मेरे पास जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है उनको मैं व्हाट्सएप के मार्फत से सबको वीडियो भेजता हूं, लेकिन अफसोस की बात है आपके द्वारा ये वीडियो देखे नहीं जाते और ना ही किसी को शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बनाने का मुख्य हेतु आपको बताता हूं कि मैं राजेश राठौड़ मूवमेंट में कैसे आया। दोस्तों, मैं एक राजनीतिक संगठन के अंदर था। उस संगठन के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मैसेज गिरा। वो मैसेज था पानी आंदोलन, जो चवर तालाब महाड़ आंदोलन सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था पानी पीने के अधिकार के लिए। उसका एक मैसेज मैंने पढ़ा और मैं उस समय पर फुल मनोवाद में था। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ने के बाद मेरे अंदर सोए बाबा साहब आम्बेडकर जागे और तब से लेकर आज तक जो मैंने मूवमेंट चलाई है, तो बहुजन मूवमेंट को एक इस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा वेग मिल चुका है। तो सोचे, एक मैसेज से एक राजेश राठौड़ जाग सकता है और आपके साथ पहचान बना सकता है। तो ये वीडियो हम पूरा का पूरा वीडियो भेज रहे हैं। अगर आपके मार्फत से किसी ऐसे लड़के के पास पहुँच गया जिसके अंदर थोड़ा सा भी अम्बेडकर, तो वो जग जाएगा और मूवमेंट में आ जाएगा और मूवमेंट जो हमारे बहुजन समाज की मूवमेंट है एकत्रीकरण की, वो शुरू हो जाएगी। तो आपसे कृपया निवेदन है, ये जो भी वीडियो आते हैं प्लीज़ 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 इसे अपने दोस्तों तक भेजिए। इसके अंदर हम भारत का संविधान आपको बता रहे हैं, भारत के संविधान से अवगत करा रहे हैं, बाबा साहब के दिए गए भाषण आपको अवगत कराए, गोलमेज परिषद के लिए पुनः पैक के सभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। लेकिन कब, जब हमें मोटिवेशन मिलेगा, वरना हम बनाना बंद कर देंगे। क्योंकि जब आप लोग देखेंगे नहीं तब, अब देखिए अंदर कोई देखता नहीं, बार बार शेयर करना पड़ता है। कुछ लोग तो ज़्यादा शेयर होने के लिए रिमूव कर रहे हैं ग्रुप से। तो दोस्तों, आपकी भी कुछ नैतिक फर्ज है। बहुजन मूवमेंट के जो वीडियो आते हैं आप देखिए और आगे सबको भेजिए। और ये जो AI टूल से जो वीडियो बनते हैं, वीडियो बहुत ही महंगे हैं, बहुत यानी बहुत महंगे वीडियो है, सस्ते वीडियो नहीं है। तो कृपया आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भेजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को उसके व्हाट्सएप के अंदर भेजिए। अपने कोई भी अपने सोशल हैंडल से आप भेजिए, जिससे लोग के अंदर जागरूकता आए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीवादा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। और वह अपने 2 या 3 लेफ्टिनेंटों सहित शीघ्रता से घटनास्थल पर गए। गली में उपद्रवियों के एक दल ने उन्हें घेर लिया, परंतु उन्होंने शांतिपूर्वक उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि उनकी ओर से मंदिर में प्रवेश करने की न तो कोई इच्छा है और न कोई योजना। वे आगे गए, स्थिति को स्वयं देखा और बंगले में वापस चले गए। इस समय तक अछूतों में से लगभग 20 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक डॉक्टर को बुलाया गया और वे आए।
उन्होंने उनके असामयिक साहसिक कार्य के लिए उनका उपहास किया और उनके घावों पर मरहम पट्टी की। तत्पश्चात उपद्रवियों ने मुख्य गलियों की गश्त लगानी शुरू कर दी और दलित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जो छुटपुट टोलियों में अपने गांवों को जा रहे थे। परंतु उनके व्यवहार का सर्वाधिक निंदनीय भाग यह था कि उन्होंने अपने अनुचरों को संदेश भेजे कि वे अपने अपने गांवों में सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित करें। इस आदेश के पालन में अनेक महार स्त्री पुरुषों पर उनके अपने गांवों में पहुंचने से पहले या बाद में हमले किए गए। इसी बीच प्रतिनिधियों पर इस क्रूर हमले की खबर आग की तरह फैल गई। जब डॉक्टर अंबेडकर बंगले पर लौटे तो उन्होंने लगभग 100 आदमियों को उनके आदेशों का अधीरता से इंतजार करते देखा। उनकी आंखें अक्षरशः आग से दहक रही थीं और उनके हाथ प्रतिशोध और बदला लेने के लिए बेचैन थे। तथापि उनके नेता ने शांति और अनुशासन का अनुरोध किया। कुछ देर तक निस्तब्ध चुप्पी पसरी रही, अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर के एक ही भड़काऊ शब्द से महाद में खूनखराबा और बर्बादी हो जाती। कस्बे, पंडाल और बंगले में अभी भी ठहरे हुए प्रतिनिधियों की कुल संख्या आसानी से गुंडों की संख्या से अधिक थी और वे गुंडों की खोपड़ियां फोड़ देते। अछूतों में सैकड़ों ऐसे आदमी थे जो प्रथम विश्वयुद्ध के युद्ध क्षेत्र और लड़ाइयां को देख चुके थे, उनमें लड़ चुके थे और उनमें सक्रिय रूप से भाग ले चुके थे। परंतु उनके नेता के आदेश से आश्चर्यजनक अनुशासन बनाए रखा गया। उनके चेहरे हमलावरों के विरुद्ध कड़े हो गए। संघर्ष अहिंसक और संवैधानिक था। उन्होंने कानून तोड़ने की कल्पना नहीं की। इस प्रकार एक बहुत गंभीर दंगे को रोक दिया गया। शाम होने पर सभी प्रतिनिधि अपने अपने गांवों को चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समर्थक अनंतराव चित्रे सहित बंगला छोड़ दिया, क्योंकि वह उस शाम से एक सरकारी अधिकारी द्वारा बुक करवाया हुआ था और वे पुलिस स्टेशन के कमरों में रहे। उन्होंने दंगे की जांच पूरी की और 23 मार्च को बंबई वापस चले गए। पुलिस दंगा समाप्त होने के पश्चात घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कुछ रूढ़िवादी दंगाइयों को अतिक्रमणकारियों के रूप में गिरफ्तार किया। 9 रूढ़िवादी हिंदू नायकों में से 5 को, जिन्हें अत्यधिक साहसिक समझा गया था, बाद में 6 जून 1927 को जिलाधीश द्वारा 4 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने सच ही यह टिप्पणी की थी कि यदि जिले में मुख्य अधिकारी गैर हिंदू न होते तो अछूतों के साथ निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पेशवा शासन के अधीन उन्हें हाथी द्वारा कुचलकर मार दिया जाता। पेशवा शासन के अधीन अछूतों को दिन के कुछ घंटों के दौरान पूना शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी और जब उनको दूसरे मौकों पर आने की अनुमति दी जाती थी तो उन्हें थूकने के लिए अपने गर्दनों में मिट्टी के बर्तन लटकाए शहर में जाना पड़ता था। द बंबई क्रॉनिकल द्वारा महाद सम्मेलन की रिपोर्ट। कोलाबा जिले के दलित वर्गों का एक सम्मेलन डॉक्टर B.R. अंबेडकर बारैटलॉ की अध्यक्षता में वर्तमान माह अर्थात मार्च 1927 की 19 और 20 तारीख को महाद में हुआ। दलित वर्गों की उपस्थिति 2500 से अधिक थी और उनमें बड़ा उत्साह था। परंतु सम्मेलन की कार्रवाई में एक दंगे द्वारा गंभीर बाधा डाली गई, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया महाद कस्बे के उच्च वर्ग के हिंदू निवासियों की है। सम्मेलन के पहले दिन अध्यक्ष द्वारा अपना भाषण दिए जाने के पश्चात अनेक उच्च वर्ग हिंदुओं ने सम्मेलन को संबोधित किया और दलित वर्गों को यह आश्वासन दिया कि वे हर प्रकार से उनकी सहायता करने को तैयार हैं और उनसे आग्रह किया कि उनको उच्च वर्ग के हिंदुओं के प्रति घृणा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके अनुसरण में विषय समिति ने अन्य बातों के साथ साथ एक संकल्प का मसौदा तैयार किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि उच्च वर्ग के हिंदुओं को दलित वर्गों के उन्नयन के लिए क्या क्या करना चाहिए। विषय समिति में कुछ लोगों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि महाद में दलित वर्गों को पीने के लिए पानी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है।
यह कठिनाई न केवल महाद के निवासी दलित वर्गों द्वारा ही महसूस की गई बल्कि गांवों के उन दलित वर्गों द्वारा भी महसूस की गई जो महाद में निजी व्यापार अथवा सरकारी काम के लिए जाया करते थे। यह कमी इतनी अधिक थी कि सम्मेलन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रतिदिन 15 रुपए का पानी खरीदना पड़ता था। महाद की नगरपालिका ने कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें शहर के टैंकों को जनता के लिए खुला घोषित किया गया था, परंतु चूंकि उसने वहां इस संबंध में कोई बोर्ड नहीं लगाया था, अतः लोग उन टैंकों पर जाने से डरते थे। अतः विषय समिति ने सम्मेलन में आए उच्च वर्गों की इस मामले में राय लेकर निर्णय लिया कि सम्मेलन को स्वयं 14 टैंक पर जाना चाहिए और दलित वर्गों के पानी लेने के अधिकार को स्थापित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। झूठी अफवाह। अतः जब 20 तारीख की सुबह सम्मेलन की बैठक हुई और पहले उस संकल्प को जिसमें यह घोषणा की गई थी कि उच्च वर्गों को दलित वर्गों के लिए क्या करना चाहिए, दलित वर्गों के सदस्यों द्वारा सम्मेलन के समक्ष रखा गया, तो अध्यक्ष ने सर्वश्री पुरुषोत्तम प्रभाकर जोशी और गोविंद नारायण धारिया से उच्च वर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्ताव पर बोलने का अनुरोध किया। उन दोनों ने संकल्प में अंतर्विवाह से संबंधित एक खंड को छोड़कर संकल्प को स्वीकार कर दिया। स्वयं इस प्रकार आश्वस्त होकर कि इसके पीछे जनसाधारण का समर्थन है, बैठक समाप्त होने पर सम्मेलन एक दल के रूप में उक्त टैंक पर गया। जुलूस बहुत शांतिपूर्ण था और सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया, परंतु लगभग 2 घंटे बाद कस्बे के कुछ दुष्ट नेताओं ने झूठी अफवाह फैला दी कि दलित वर्ग वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, जिस पर बांस के डंडे लेकर उच्च वर्गों की एक बड़ी भीड़ वहां एकत्र हो गई। वह भीड़ शीघ्र ही आक्रामक हो गई और सारा कस्बा शीघ्र ही उपद्रवियों की उमड़ती हुई भीड़ में बदल गया और ऐसा प्रतीत होता था कि वे दलित वर्गों के खून के लिए वहां आए हैं। 20 घायल। दलित लोग अपने गांवों को जाने से पहले खाना खाने में व्यस्त थे। जब उनमें से बहुत से लोग कस्बे को छोड़कर जा चुके थे तो उपद्रवी उस रसोई घर में घुस गए जिसमें दलित वर्ग अपना खाना खा रहे थे। दोनों बलों के बीच एक नियमित युद्ध हो जाता, परंतु दलित वर्गों को उनके नेताओं ने रोक लिया और इस प्रकार इससे एक बहुत गंभीर उपद्रव को टाल दिया गया। उपद्रवियों को उत्तेजना का कोई अवसर न मिला, इसलिए वे मुख्य गली में गश्त लगाने लगे और दलित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला करने लगे जो छुटपुट दलों में अपने गांवों के लिए जा रहे थे, तथा उन्होंने अनेक दलित वर्गों के घरों में अंधिकार प्रवेश किया और उन पर गंभीर हमला किया। कुल मिलाकर दलित वर्गों में घायलों की संख्या 20 मानी जाती है। इस सब में दलित वर्गों का रवैया प्रशंसनीय था, जबकि बहुत से उच्च वर्गों का रवैया ठीक नहीं था। वहां एकत्र दलित वर्गों की संख्या उच्च वर्गों से बहुत अधिक थी, परंतु चूंकि उनके नेताओं का उद्देश्य प्रत्येक बात को अहिंसक और नितांत संवैधानिक तरीके से करने का था, अतः वे दलित वर्गों की ओर से किसी भी हमले के प्रति कड़े हो गए। यह बात दलित वर्गों के पक्ष में बड़ा महत्व रखी है कि यद्यपि उनको बहुत उत्तेजित किया गया था, तथापि उन्होंने आत्मसंयम बनाए रखा। महाद सम्मेलन ने यह दिखा दिया कि उच्च वर्ग दलित वर्गों को ऐसे प्राथमिक नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं देना चाहते, जैसे सार्वजनिक जल सारणी से पानी लेना। महाद और कोलाबा जिले में उच्च वर्ग के हिंदुओं के व्यवहार का सर्वाधिक निंदनीय पक्ष यह था कि विभिन्न गांवों को तत्काल संदेश भेजकर वहां के उच्च वर्ग के लोगों से कहा गया कि जैसे ही सम्मेलन के प्रतिनिधि अपने अपने गांव लौटें वे उनको दंडित करें। इस आदेश के पालन में सम्मेलन से लौटने वाले बहुत से महारों पर उनके अपने गांवों में, जहां उच्च सवर्ण हिंदुओं की संख्या उनसे बहुत अधिक थी, पहुंचने से पहले अथवा बाद में हमले किए गए। दलित वर्गों के नेताओं ने रक्षा के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया है और डीएसपी सहित जिले के पदाधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। तथापि यह कहा जाना चाहिए कि यदि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने 2 मूल्यवान घंटे खराब न किए होते तो संभवतः दंगे को रोक दिया गया होता।
इस प्रकार महाराष्ट्र में दलित वर्गों का पहला बड़ा खुला सम्मेलन और उनका अपने नागरिक अधिकारों का दावा करने का पहला सार्वजनिक उद्यम संपन्न हुआ। यह सम्मेलन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बड़ी तथा महत्वपूर्ण और युगांतरकारी। अंबेडकर ने सकारण रोष की मनःस्थिति में उत्तर दिया कि शिक्षा का प्रसार और धर्म ग्रंथों की व्याख्या मात्र से यह पुरानी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी गहरी जड़ जमा चुकी है और उसे केवल ज्ञान की मरहम पट्टी करके अथवा निष्कपट योजनाओं द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। घातक बीमारियों को अचूक आमूल उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तदनुसार 26 जून 1927 को बहिष्कृत भारत यह घोषणा की गई कि दलित वर्गों के वे सदस्य जो महाद हिंदुओं द्वारा टैंक के शुद्धिकरण के अपने कार्य द्वारा दलितों के सारे वर्ग पर लगे अपवित्रता के कलंक को धोना चाहते हैं और जो चौदार टैंक से पानी लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों पर किए गए हमले की निंदा करना चाहते हैं, अपने नाम बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यालय में लिखवा दें। घोषणा की गई कि सत्याग्रह उक्त संस्था के तत्वावधान में आरंभ किया जाएगा। 1. डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।